SCERT के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब उसमें हमने लास्ट में सभी संस्थाओं की जब 8-10 करीब इंस्टीट्यूट थे जो उसके अंदर काम कर रहे थे, हमने 11वीं की बात छोड़ दी। उसकी वजह ये थी कि हमने कहा है जिला शिक्षा प्रशिक्षण, तो ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इसको इसके अंतर्गत ना पढ़कर इसका एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डाइट के बारे में बात शुरू करते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सभी लोग इस संस्थान से खूब भली भांति परिचित हैं, सभी इसके बारे में जानते हैं। इसकी वर्किंग को इन्होंने आप लोगों ने सभी ने काफी पास से देखा है क्योंकि आप इसके विद्यार्थी हैं। आज हम इसके बारे में कुछ चीजों की कुछ खास टीचिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कुछ इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई, उसके पीछे कौन कौन सी पॉलिसीज थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने हमें ये महसूस कराया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना आवश्यक है। फिर हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना के उद्देश्य, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन गोल्स को पूरा करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या कार्य कर रहा है और इसमें कितने विभाग हैं। ये टॉपिक भी हमने डाइट का लेक्चर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमें 4 टीचिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। इसके आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए 3-4 टॉपिक और रह जाएंगे, इस टॉपिक के पॉइंट्स रह जाएंगे, वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस बात से कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कैसे हुई। उसकी पूर्ववर्ती संस्थाएं, जब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद नहीं था तो उससे पहले कौन सी संस्थाएं ऐसी थी जो कि प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी। अगर आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की वर्किंग देखेंगे तो आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि हम सेकेंडरी में नहीं जा रहे हैं, हम हायर में नहीं जा रहे हैं, हमारा जो वर्किंग एरिया है वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। इसके अलावा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है या अडल्ट एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी भी डाइट के ऊपर ही रहती है कि जो ड्रॉप आउट्स हैं या जो 18 to 35 एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए आउट ऑफ स्कूल अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया जाए तो उसकी जिम्मेदारी डाइट के पास रहेगी। तो 2 मेन एरिया है जिसमें डाइट काम करता है, एक तो प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी प्रौढ़ शिक्षा अडल्ट एजुकेशन। जब डाइट नहीं था सीन में तब नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ और संस्थाएं रही होंगी जो ये काम करती थी। जैसे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की जिम्मेदारी प्राथमिक शिक्षा की थी। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय नीपा या जिसको न्यूपा भी आप कहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों संस्थाएं नेशनल लेवल पे काम करती हैं प्राइमरी के क्षेत्र में। स्टेट लेवल पर जो हर अलग अलग स्टेट्स में स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट काउंसिल है जो एजुकेशन और एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग को हैंडल करती है, वो स्टेट लेवल पर उपस्थित थी। लेकिन जिले के स्तर पर कोई एक ऐसा थ्रेड एक ऐसा सूत्र मिसिंग था जो राष्ट्र से चीजें आती थी उसको संभालने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, मगर जब वही चीज हमें जिले में एग्जीक्यूट करनी होती है तो वहां पर एक संस्था की, एक मजबूत संस्था की, एक सिस्टम की कमी महसूस की जा रही थी क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले संस्थानों के नाम पर सिर्फ प्राथमिक शिक्षा संस्थान ही काम करते थे। तो प्राइमरी के क्षेत्र में ये नेशनल लेवल पर NCERT और नीपा, स्टेट लेवल पर स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और प्राइमरी लेवल पे जो जिले के लेवल पे थे वो हर जिले में प्राथमिक शिक्षा संस्थान काम कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सेंटर में जो काम कर रहा था नेशनल लेवल पर केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ अडल्ट एजुकेशन, और इसके अलावा स्टेट रिसोर्स सेंटर्स जो स्टेट में काम कर रहे थे। तो सेंटर में एक प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ अडल्ट एजुकेशन, और सेंटर में सेंट्रल रिसोर्स सेंटर्स प्रौढ़ शिक्षा में काम कर रहे हैं। तो ये वो संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर काम कर रही थी, मगर जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का लक्ष्य था वो इस सिस्टम से अचीव नहीं हो पा रहा था क्योंकि ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला कोई ऐसा
मजबूत अभिकरण हमारे हाथ में नहीं था। जबकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात, प्राथमिक शिक्षा हर किसी को उपलब्ध हो, हर व्यक्ति हमारे देश का कम से कम 8वीं तक पढ़ जाए, ये हमारा, जब से हमने आजादी प्राप्त की है तब से हमारा ख्वाब रहा है, तब से हमारा उद्देश्य रहा है। स्वतंत्र भारत की जितने भी आयोग और समितियां बैठी, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि हमारे हर व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। फिर वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इस चीज पे गौर करते हुए सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने कहा कि हमें जिला स्तर पर एक अभिकरण की जरूरत है, एक एजेंसी की जरूरत है जो इस क्षेत्र में काम कर सके। तो इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर एक योजना, एक स्कीम आई सेंटर में, जिसको हम कहते हैं अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना की योजना 1987, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन स्कीम का नाम था रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन स्कीम 1987, अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना की योजना 1987। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुदान से हर राज्य में ये उद्देश्य तो ये था कि हर जिले में हो, लेकिन मैक्सिमम जिलों में, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1987 में हुई। आज हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें 70 जिलों में डाइट्स की स्थापना हो चुकी है। तो ये हमने इसकी स्थापना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझे, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज ली कि इसकी स्थापना क्यों हुई, इससे पहले कौन काम कर रहा था और इसकी जरूरत क्या थी। तो इसकी जरूरत यही थी कि ग्रास रूट लेवल पर हमारा सिस्टम एक तरीके से पंगु था, लंगड़ा था, क्योंकि अगर ग्रास रूट लेवल पर एक एजेंसी नहीं है कोई, तो आप जो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं और जो राज्य स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। उद्देश्य में सबसे पहली बात तो वही, मतलब आपको अगर आप SCERT के नोट्स पढ़ने जाएंगे कि कोई भी बुक जो भी आपके पास है, तो उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी होगी, लेकिन आपको रटना नहीं है, समझते हुए पढ़ना है। आप चूंकि देख चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड उद्देश्य होंगे, तो उसी से रिलेटेड आप उद्देश्य आप खुद वहां तक पहुंच सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या रहे। तो सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से ही रिलेटेड है, उसमें सहयोग देना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो टीचर ट्रेनिंग है, आप खुद देख रहे हो कि डाइट क्या करता है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग देता है, DLED के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा जो टीचर्स ऑलरेडी फील्ड में हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं स्कूल्स में जो नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम से सफल नहीं हो सकते हैं, मतलब जो बच्चे पहली बार आए हैं स्कूल में और उनसे पहले कोई कभी स्कूल नहीं आया उनके परिवार में, तो पहली पीढ़ी है जो स्कूल में आई है, उसकी खासियत, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी जो जरूरतें हैं उस पर ध्यान देने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट कराना, और जो स्पेशल चिल्ड्रन है, चाहे वो आपके विकलांग बच्चे हो या चाहे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, टैलेंटेड बच्चे हो, तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की जो जरूरतें हैं उनको उपलब्ध कराना, ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य रहा। इसके अलावा रिसर्च जिस जगह पर वो डाइट है वहां पर स्थानीय स्तर पर कौन सी एजुकेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी समस्या जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है, उस पर्टिकुलर एरिया पे होती है। तो अगर कोई समस्या लोकलाइज्ड है तो उसके सॉल्यूशन भी लोकलाइज्ड होंगे, तो इसके लिए एक्शन रिसर्च कराना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन करना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिला के लेवल पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, वहां पर भी कुछ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम वो कर रही हो, तो विश्वविद्यालय हो गए आपके। इसके अलावा आपका जो प्रशासनिक ढांचा है वो हो गया, इसके अलावा कई NGOs हैं वो हो गए। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन, सहयोग और समन्वयन और उसके अलावा गाइडेंस प्रदान करना इसका एक उद्देश्य है।
मेन सबसे इम्पोर्टेंट कि नेशनल लेवल पर जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए ये एकेडमिक गाइडेंस देता है, एकेडमिक हेल्प देता है, उसके अलावा रिसोर्स भी प्रोवाइड कराता है। तो नेशनल पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए एकेडमिक और कंटेंट उपलब्ध कराना ये इसका कार्य है। ये उद्देश्य, अच्छा ये उद्देश्य यहाँ पर हमने पढ़े थे, इसके बाद हम कार्यों की बात कर रहे हैं। तो कार्य में पहला तो वही हुआ कि ग्राउंड लेवल तक एकेडमिक और कंटेंट प्रोवाइड कराना। इसके अलावा जो डाइट होता है वो एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये पेस सेटर की भूमिका निभाता है। यानी ये अपने वर्किंग से ये दिखाता है कि जो भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट में चल रहे हैं उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर जो इसकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि ये शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, रख रखाव के क्षेत्र में और इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक साफ सुथरा इंस्टीट्यूट हो, जिससे लोग रोल मॉडल की तरह इसको देखें और बाकी लोग भी इसी के लेवल पर आकर काम करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय लक्ष्य को ग्राम स्तर तक उतारने के लिए एक कड़ी के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय लक्ष्य जो भी बनाए जाएंगे, जैसे अब तक हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन था, आज की डेट में हम मानते हैं कि सभी लोग साक्षर हो चुके हैं, तो अब हमारा अगला उद्देश्य होगा कि अगर वो सब लोग साक्षर हो चुके हैं, हर के पास शिक्षा पहुंच चुकी है, तो शिक्षा की गुणवत्ता, अगर हम क्वांटिटी में अगर हर के पास है तो हम क्वालिटी अब मेंटेन करें। तो प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी मेंटेन करने का काम जो है एक राष्ट्रीय पॉलिसी के रूप में अब आ रहा है कि क्वांटिटी हो गई, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो उसको गांव तक ले जाने का काम एक कड़ी जो है वो ये बन के करेगा। इसके अलावा अगर हम मोटे तौर पे देखें तो कि मुख्य रूप से इसके तीन अगर कार्य अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से क्या कार्य हैं, तो तीन कार्य आप वही गिना सकते हैं जो एनसीईआरटी के रहे होंगे, जो एससीईआरटी के रहे होंगे। डाइट भी लगभग वही सारे काम कर रहा है। आप अगर एनसीईआरटी वाला लेक्चर याद करें तो उसमें मैंने कहा था तीन जो हंस हैं, इंटरट्वेन हंस हैं उसके लोगों में, वो तीन चीजों का, तीन एरियाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला मैंने बताया था रिसर्च, शोध, दूसरा मैंने बताया था ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, और तीसरा मैंने बताया था प्रसार या एक्सपेंशन। ये तीन मुख्य एरिया हैं जिनमें एनसीईआरटी काम करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जब आप एससीईआरटी को अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि इन्हीं तीन एरियाज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हुए एससीईआरटी भी काम कर रहे हैं। डाइट भी इससे अछूता नहीं है। इसमें पहला आप अगर उद्देश्य देखें तो ये ट्रेनिंग से है, दूसरा देखें तो ये एक्सपेंशन से है यानी प्रसार से है, और तीसरा शोध से है। तो मुख्य रूप से वही तीन काम है, ट्रेनिंग, कंटेंट डेवलपमेंट या एक्सपेंशन या सामग्री का विकास, मूल्यांकन, विधियों का विकास, उपकरण का विकास, ये सारे ही जितने भी नाम है इसको आप प्रसार के अंतर्गत डाल सकते हैं, एक्सपेंशन। और तीसरा क्रियात्मक शोध, तो ट्रेनिंग, रिसर्च और कंटेंट डेवलपमेंट, रिसोर्स प्रोवाइड कराना, मुख्य रूप से ये तीन कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के हैं। अब हम बात करते हैं इसके विभाग की। तो जो हमने उद्देश्य गिनाए, जो हमने कार्य गिनाए, उनको पूरा करने के लिए डाइट के अंदर कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्थापना की गई है। ये एक यूनिट, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, हालांकि इसके लिए अलग एक इंचार्ज रखा जाता है, अलग उसकी हर इंचार्ज की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाने की होती है, मगर ये आइसोलेशन में काम नहीं करते बल्कि आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, नाम से ही क्लियर है कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट डीएलएड की जो आपकी क्लासेस हैं और पूरे साल का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो बनाना, किस टीचर से क्या किस क्लास में जाना है, उसके बीच में कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज चलेंगी, इन सारी चीजों का पूरा खाका खींचना और क्लासेस, टीचिंग और लर्निंग को स्मूथली चलाना, ये मुख्य रूप से इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका कार्यानुभव विभाग है, जो आपको इस डाइट्स में या जब आप स्कूल्स में जाते हैं
तो वहां पर जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कार्यानुभव से रिलेटेड, जैसे कि वहां के प्रांगण की साफ सफाई हो गई या वहां पर कोई ड्राइंग बना के आते हैं, वो सारी चीजें इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कराई जाती है। इसके अलावा जिला संसाधन इकाई, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, हम इसको अभी सभी को लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे लेंथ में। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग यानी कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इस काम के लिए समर्पित होता है कि वो कंटेंट डेवलप करे, पाठ्यक्रम सामग्री का निर्माण करे, और जो पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है यानी जो पुस्तकें पहले से उपलब्ध हैं उनका मूल्यांकन करे। तो पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग। शैक्षिक तकनीकी विभाग का काम है कि वो आपको जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज है उससे रिलेटेड जितने भी काम बनेंगे वो इस विभाग के अंतर्गत आएंगे। किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज कर सकते हैं उसको बताना और उसके ट्रेनिंग देना, ये सारा काम इस विभाग के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। नियोजन एवं प्रबंधन यानी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कब कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराना है उसका पहले से प्लान बना के रखना। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी पहले से प्लानिंग करना और उसमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन सारी चीजों को वेल प्लान करके उसको मैनेज करना इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब ये हमने मोटा मोटा समझा कि ये क्या कर रहे हैं। प्री सर्विस, डीएलएड का टीचिंग, कार्यानुभव, जो भी आप कार्य अनुभव का काम कर रहे हैं वो सारा। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा, जो नाम से आपको समझ में आ रहा है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, जो पहले से ऑलरेडी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण, ये पुस्तकों की समीक्षा करेगा, नई पुस्तकें बनाएगा, क्वेश्चन बैंक बनाएगा, इस तरीके की चीजें होंगी। शैक्षिक तकनीकी विभाग ये बताएगा कि शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा सकता है, उससे रिलेटेड मटेरियल बना रहा होगा जो आप मोटा मोटा खुद से समझ सकते हो कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें डेवलप कर रहा होगा, कंटेंट बना रहा होगा, सीडी बना रहा होगा। और नियोजन एवं प्रबंधन विभाग का काम है कि कहाँ पर कब कैसी ट्रेनिंग हमको लगानी है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी जिम्मेदारी नियोजन एवं प्रबंधन विभाग की होगी। इतनी चीजें तो हमको इनके नाम से ही क्लियर है, समझ में आती है, अंदाज लगाया जा सकता है। अब हम इसको देखते हैं कि जो हम अंदाज लगा रहे हैं वो कितना सही है। उसको जानने से पहले एक चीज और जान लेंगे, हर डिपार्टमेंट का काम जानने से पहले, ये जो डिपार्टमेंट है ये सब जो भी काम करेंगे उसके कुछ खास टारगेट ग्रुप है। हम प्राइमरी टीचिंग के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ इनइक्वालिटीज हैं जिनको दूर करना हमारा फोकस है। जो मुख्य उद्देश्य है कि इनइक्वालिटीज को दूर करना और सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो ये जो खास फोकस ग्रुप है, जहां तक जो खुद शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। तो उनको हमने लक्ष्य समूह कहा गया है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था पे खास ध्यान देना है। तो इसमें बालिकाएं एवं महिलाएं आती हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए कुछ और समूह। और समूह से क्या मतलब है, हमने लगभग सभी की बात कर ली है कि माइनॉरिटीज भी हो गए, SC ST भी हो गए और स्पेशल चाइल्ड्स भी हो गए। अन्य समूह से हमारा मतलब है कि बेघर और अनाथ बच्चे जो सड़क पर घूमते रहते हैं, आप उसको एक अलग रूप से, क्योंकि या फिर जो बंजारा टाइप के लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, घुमंतु समूह के लोग हैं, उनके बच्चों को ट्रेनिंग देने का जो लक्ष्य है वो भी हमारे डाइट के अंतर्गत आता है। या जो भिखारी हैं या जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, वो सारे ही बच्चों को अगर हम एक जगह रखते हैं तो हम उसको अन्य समूह कह सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि डाइट का जो फोकस ग्रुप है वो क्या है। तो आपको ये पांचों नाम पता होने चाहिए, इसको खास ध्यान से आप देखिए। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य में आप वही जो NCERT के 3 हंस बता रहे हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब हम एक एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अलग अलग जो प्रभाग हैं उनके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्योंकि आपने देखा है कि डाइट में सबसे ज्यादा काम इसी पर होता है, इसी से आपका सारोकार ज्यादा है और इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। इसका उद्देश्य मतलब ये क्या काम कराता है।
तो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन करना, डीएलएड की क्लासेस चलाना इसका काम है। डीएलएड की क्लासेस चलाना ही नहीं बल्कि जो डीएलएड में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम बेसिकली तैयार कर रहे हैं कि आगे चलकर ये प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक बनेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए ये आवश्यक है कि उस एज में, पर्टिकुलरली उस एज में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को के मेथड्स को वो अपनाएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग का एक काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि आप नाम से नहीं समझ सकते। जब नाम से हमने अगर मोटे मोटा अंदाज लगाए तो ये दोनों चीजों पे हम पहुंच सकते हैं, मगर इस पर नहीं पहुंच सकते। जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका जो हेड होता है वो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है। यूजुअली हम उसका जो इंचार्ज रखते हैं उसको हम ऐसे व्यक्ति, उसकी क्वालिफिकेशन होती है कि वो पीजी इन साइकोलॉजी होगा। उसकी वजह कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो विद्यालयों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराएगा। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम हर एक स्कूल के लिए एक काउंसलर अपॉइंट कर पाए। हालांकि ये अब आगे वाले समय में हो सकता है ये संभव हो, लेकिन आज की तारीख में ये संभव नहीं है और ना हम इसको कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो भी साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होगा उसका काम होगा कि वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्कूल्स को भी प्रोवाइड कराए। इसके अलावा जो डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं उनकी रेमेडियल टीचिंग के संबंध में कार्य योजना बनाना। हमने पहले भी बात की थी कि जो फोकस ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, जो पहली बार आए हैं। उद्देश्यों में हमने बात की कि जो पहली बार पढ़ने आए हैं, जिनके माता पिता में से या परिवार में से कोई नहीं पढ़ा है या किसी भी वजह से पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। डिप्राइव्ड सेक्शन मतलब SC ST माइनॉरिटी, ये सारे बच्चे जो हैं उनकी अगर कोई टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उपचारात्मक शिक्षण आयोजित कराना ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। प्रतिभाशाली, अब वंचित वर्ग का है तो प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना भी, मतलब लीग से हटकर जो भी टीचिंग है उसको उसकी फैसिलिटी डाइट को प्रोवाइड करानी, और डाइट में भी किसको, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो इसको अगर हम समझ के देखें तो समझने में आप हमें 3 मोटी मोटी बातें समझ में आती, उन्हीं से ये सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि डीएलएड कोर्स चला रहे हैं और डीएलएड कोर्स में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक। उसके अलावा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो भी इसी ट्रेनिंग के अंतर्गत, इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। उसके तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात में ये दोनों चीजें आ जाएंगी कि डिप्राइव्ड और टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए जो स्पेशल नीड्स है उससे संबंधित कार्यों को करना डाइट का काम। तो पहले 2 पॉइंट आपके प्लीज डीएलएड से हुए जो हम संस्थान में ही कर रहे हैं। उसके अलावा जो विद्यालय है उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग फील्ड में करा रहे हैं, और इन सारी चीजों को हम दोनों जगह कर सकते हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए डाइट में भी कुछ प्रबंध कराया जा सकता है, और वहां पर जाकर स्कूल में, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना हमारा काम नहीं, मतलब उनके वहां पर अपने ट्रेनर्स के थ्रू, जो हमारे स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स होंगे, उनके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कराई जा सकती है। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग के ये मुख्य कार्य थे। अगला डिपार्टमेंट हम ले रहे हैं कार्यानुभव विभाग। कार्यानुभव विभाग में हमने मोटा मोटा जो अंदाज लगाया था वही सारी चीजें यहाँ पर हैं, बस इसको थोड़ा सिस्टमैटिक देख लेते हैं। तो कार्यानुभव विभाग का पहला काम तो यही है कि वो ये पता लगाए कि हम कार्यानुभव में करा क्या सकते हैं, है ना, तभी तो हम करा पाएंगे। तो सबसे पहले है कार्यानुभव के क्षेत्रों को डिसाइड कर लेना, चिन्हित कर लेना। अगर उसको कराने के लिए किसी खास टीचिंग की जरूरत है तो उसका निर्माण कराना, और कार्यानुभव से संबंधित जो भी सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मतलब जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, हालांकि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए अलग से आपका डिपार्टमेंट है, उसका काम है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, लेकिन कार्यानुभव से संबंधित अगर कोई ड्यूटी है, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो उसका संचालन ये डिपार्टमेंट कराएगा। फिर जिले के जो विद्यालय हैं और जो एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, वो अगर कार्यानुभव से संबंधित कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लेके आ रहे हैं कि हम जो है, सपोज हम ये चाहते हैं कि जो विद्यालय के बच्चे हैं
सभी विद्यालयों के बच्चे वो जो विद्यालय की दीवारें हैं उस पर कुछ चित्रकारी करें, जिससे उसका सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और बच्चों को कुछ काम आ जाएगा। या कुछ बागवानी से रिलेटेड कि हर एक स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनको एक एक क्यारी दे दी जाएगी कि वो उस क्यारी की मेंटेनेंस वो करेंगे, ऐसे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। तो इस तरीके की अगर कोई स्कीम आती है शिक्षा अधिकारियों की तरफ से, एजुकेशनल ऑफिसर्स की तरफ से, तो स्कूल और एजुकेशनल ऑफिसर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, जो भी वहां पर है उसको जमीनी लेवल पर कैसे लेकर आया जाएगा, वो कैसे क्रियान्वित होगी, उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, उसमें सहयोग देना कार्यानुभव विभाग का कार्य होगा। डाइट के अंदर अगर हम देखें तो जो प्रांगण की साफ सफाई है और सौंदर्यीकरण आदि कार्यक्रम है इनको संचालित करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यानुभव शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहला काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम कि हम कहां पर कार्यानुभव करा सकते हैं। अगर कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल नीडेड है तो उसका निर्माण करना, अगर उससे रिलेटेड इन सर्विस टीचर को ट्रेन करना है तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना, अगर कोई एजुकेशनल ऑफिसर कोई पॉलिसी या स्कीम लेके आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट के स्कूल और अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन कराना, उसका एग्जीक्यूशन कराना। फिर लास्ट में डाइट के अंदर साफ सफाई सौंदर्यीकरण कार्यक्रम या विद्यालयों में भी वो इसके अंतर्गत आएगा, आप समझ सकते हो। और शिक्षा, कार्यानुभव शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना, ये मोटे मोटे काम कार्यानुभव शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट या जिला संसाधन इकाई के नाम से लगता है कि हम जिले में कहीं पर भी किसी भी चीज की जरूरत होगी, किसी स्कूल को कोई रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा इसके नाम से लगता है। अब जरा हम इसके काम पर पहुंचे तो किस लिए हम रिसोर्सेज उपलब्ध कराएंगे, ये बेसिकली उनसे रिलेटेड बातें हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से संबंधित योजनाओं का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना। रिसोर्सेज है हमारे पास, उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए क्या प्लान किया जा सकता है, क्या प्लानिंग है। मेन काम ये है कि सार्वभौमिकरण यानी हर किसी को शिक्षा, जो यहाँ पर है स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो नहीं भी जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए योजनाओं का निर्माण करना, जो आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है उनके लिए योजनाओं का निर्माण करना और उसका एग्जीक्यूशन करना। इसके अलावा जो कम लागत में रिसोर्सेज कैसे बनाए जा सकते हैं उसके बारे में सोचना और इस तरीके की सामग्री स्थानीय संसाधनों की मदद से बनाना, ये रिसोर्सेज का जनरेशन एट चीपर प्राइस, कम लागत में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें सामग्री का निर्माण करना इसका काम है। और इस पॉइंट को खासतौर से देख लीजिए क्योंकि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चली गई, इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन सर्विस में चली गई। जो अडल्ट एजुकेशन है या नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके क्षेत्र में अगर हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं, ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के थ्रू कराया जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वयन करना, कम लागत में रिसोर्सेज जनरेट करना और नॉन फॉर्मल एजुकेशन तथा एडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स संचालित करना, ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट का काम होगा, जिला संसाधन इकाई का। इसके अलावा और भी काम है इसके, संस्थान के अंदर और बाहर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं वो उनको इवैल्यूएट करना, उनकी प्रभावशालीता देखना और वहां पर क्या कमी है उनको एसेस करना। प्रशिक्षण से संबंधित जितना भी डेटा है उसको इकट्ठा करना, सारी डेटा को इकट्ठा करना और इन डेटा को एनालाइज करके ये देखना, क्योंकि हमने इवैल्यूएशन किया, डेटा इकट्ठा किया, तो हमें ये देखना होगा कि इस प्रोग्राम के बाद, प्रशिक्षण के बाद फॉलो अप क्या करना है, हमें और क्या काम करना चाहिए कि जो ट्रेनिंग के बाद हमें अगर देखना है कि आगे चल के उनकी प्रभावशालीता में वृद्धि हुई है या उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ और किन किन चीजों की जरूरत है इस प्रशिक्षण के बाद,
तो वो फॉलोअप कार्यक्रम तैयार करना। ये तीनों इंपॉर्टेंट काम आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गए। पहला, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको इवेल्युएट करना, उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना और उसका फॉलोअप कार्यक्रम तैयार करना। ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट करा रही है। इसके अलावा जो भी आंगनबाड़ी में जो भी दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, उसका प्रशिक्षण कराना, जैसे जनसंख्या दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन का प्रशिक्षण देना। तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के काफी इंपॉर्टेंट काम है और आप इसके नाम से अंदाज नहीं लगा पाए होंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो हम अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट का, एक तो यह है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड योजनाओं का निर्माण करना है, कम लागत में रिसोर्सेज जनरेट करना है, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है। इसके अलावा प्रशिक्षण से रिलेटेड, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका मूल्यांकन करना, उसका डेटा इकट्ठा करना और उसका फॉलोअप तैयार करना। ये तीनों कार्यक्रम जो है वो प्रशिक्षण से, और प्रशिक्षण किसका? नॉन फॉर्मल एजुकेशन का और अडल्ट एजुकेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा आंगनबाड़ी में अलग अलग इंटरनेशनल डेज को कैसे सेलिब्रेट करना है उसकी ट्रेनिंग देना, ये भी आपका नॉन फॉर्मल में ही आएगा। तो ये सारे काम डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के हैं। आप इसके नाम से जो अंदाज लगा पाएंगे वो यही है कि ये रिसोर्सेज जनरेट करता है और कम लागत पर उसको बनाता है। जो नई चीजें आपको इसमें पता चली वो ये पता चली कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करता है, उनका डेटा इकट्ठा करता है और उसका फॉलोअप प्रोग्राम तैयार करता है। अगला डिपार्टमेंट हम लेते हैं पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग। इसके नाम से हमें लगभग सारी चीजें पता चल जाती है। सबसे पहला तो काम इसका पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, यानी जो भी पाठ्यक्रम सामग्री हमारे पास है उसका मूल्यांकन करना, उसी से रिलेटेड है। जो नई पुस्तक, पाठ्य पुस्तक अगर आई है तो उनकी समीक्षा करना, ये इसका काम है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को पहचानना, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या डेवलप करना है वो बताना, पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करना, शिक्षण अधिगम सामग्री की पहचान और निर्माण, शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण के मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण, क्वेश्चन बैंक बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना या कोई और टेस्ट बनाना, ये सारी चीजें कैसे बननी है वो भी पाठ्यक्रम सामग्री के विकास के अंतर्गत आएगी। इनको बनाने के लिए अगर कोई एक्शन रिसर्च की जरूरत है, क्रियात्मक शोध कराने की जरूरत है, तो वो भी यही डिपार्टमेंट कराएगा। अलग अलग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना और इन क्वेश्चन पेपर्स में कैसे चिन्ह बनाने हैं, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बच्चों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना इसके अंतर्गत आता है। अब इसको भूल जाइए कि इस पे क्या लिखा था, आप अपना कॉमन सेंस से भी इसको यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो भी नई पाठ्य पुस्तक आ रही है उसकी समीक्षा करेगा, उसके अलावा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का काम करेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण करेगा, क्योंकि इसका नाम ही बता रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अलावा क्वेश्चन बैंक बनाना, क्वेश्चन पेपर्स बनाना, ये इसका काम है। फिर से आगे हम आगे बढ़े कि अगर इस क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करने के लिए अगर हमको एक्शन रिसर्च कराना पड़े तो क्रियात्मक शोध कराना, और फिर वो जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है, जो टूल ऑफ मेजरमेंट बनाया है, उसको टीचर्स कैसे यूज करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दिए जाएंगे, कितना टाइम होगा, उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना इसका काम है। तो इसके सारे ही काम इसके नाम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, शैक्षिक तकनीकी विभाग। इसमें भी आप अंदाज आराम से लगा सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करना है शिक्षा के क्षेत्र में, कैसी? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहला काम तो यही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करने के लिए शिक्षण सामग्री, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करता है। ऑडियो विजुअल एड्स, एक ही पॉइंट है ऑलमोस्ट, बनाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री बनाता है, फिर ये भी बताता है कि भाई इसको यूज कैसे करोगे, तो उसकी ट्रेनिंग देना। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, संप्रेषण को इफेक्टिव बनाने के लिए आप टेक्निक का कैसे यूज करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग देना।
इसके अलावा जो भी प्रसारण कार्यक्रम जो दूरदर्शन पे आ रहे हैं या रेडियो पे आ रहे हैं, उनको जो टारगेट ग्रुप है वहां तक पहुंचाने का काम शैक्षिक तकनीकी विभाग का है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सीधे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत कराना, लाइव टेलीकास्ट कराना, ये सारी ही चीजें शैक्षिक तकनीकी विभाग के अंतर्गत आती है। तो मोटे मोटे तौर पर हम देखें, एक तो ये कंटेंट डेवलप कर रहा है, कौन सा जो जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। दूसरा, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है जो ये बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बनेगी और आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे टीचिंग के दौरान। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो टेलीविजन पर आने वाले प्रोग्राम है उनका, टेलीविजन पर जो आने वाले प्रोग्राम है या उन सबका जो है बच्चों तक पहुंचाना, मतलब वो सारा अरेंजमेंट कराना कि मान लीजिए टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ है, उसको आप डाइट के बच्चों को दिखाना चाहते हैं या स्कूल्स में उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सब ये अरेंज करेगा। और अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से किसी बात की जरूरत है, कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सीधा संवाद स्थापित कराना इसका काम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नियोजन एवं प्रबंधन विभाग की। नियोजन एवं प्रबंधन विभाग, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम कुछ भी प्लान करने चल रहे हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका काम ये है कि बहुत सारे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट में भी हमने ये बात कही थी कि वो भी उनका काम भी है कि वो डेटा को इकट्ठा करता है, ये भी कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन हो सकता है इन दोनों के बीच में, लेकिन वहां पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट का मेन फोकस जो है वो नॉन फॉर्मल और अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करना है। और यहाँ पे इन जनरल हम सभी तरीके के डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उस डेटा के बेसिस पर हम देखते हैं कि कहाँ पर काम करने की जरूरत है, कहाँ पर और ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की योजनाओं का निर्माण करेंगे। और इस डेटा के बेसिस पर, इसकी एनालिसिस के बेसिस पर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इनपुट देना कि मतलब यहाँ पर इस चीज की जरूरत है, यहाँ इस चीज की जरूरत है। हमारा डेटा ये कहता है कि यहाँ पर आपके गोल्स अचीव हो गए हैं और यहाँ पर और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। तो ये सारे इनपुट देने का काम इस डिपार्टमेंट का है। और इस इनपुट को देने के लिए बहुत सारे सर्वे आयोजित करने हो, कोई भी स्टडी करानी हो, कंडक्ट करानी हो, तो नियोजन एवं प्रबंध विभाग के द्वारा कराई जाती है। तो हम 3 काम इसके देख रहे हैं कि पहला डेटा को इकट्ठा करना, एजुकेशनल डेटा इकट्ठा करना, ट्रेनिंग की जहां जरूरत है वहां के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करना, बनाना, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इनपुट देने के लिए, नीतिगत परामर्श देने के लिए अध्ययन का संचालन करना इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप लोग इसको समझते हुए चले होंगे। तो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी बुक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक, इसमें खास तौर से आप ये देख लीजिएगा कि कितने विभाग होते हैं डाइट के अंतर्गत। हर विभाग का नाम से आप समझ सकते हो कि उसका क्या काम होगा, लेकिन कुछ काम जो है जिनका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट में आप नहीं लगा पा रहे थे, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज आप कर लोगे। इसके अलावा फोकस ग्रुप को देख लीजिए और जो 3 मुख्य कार्य हैं उनके ऊपर आप बात कर लीजिए। आप ये भी देख सकते हो कि डाइट की स्थापना कब हुई है और इसकी संस्तुति किस एजुकेशनल पॉलिसी में की गई है। इन सारे पॉइंट्स को आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। तो इतना आज हम कवर करते हैं। ये हमारा चैप्टर अभी आगे और चलेगा। हाँ, हेलो हेलो मैम, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग रह गया है शायद। हेलो, वो हमने नहीं, उसकी बात हम कर चुके हैं। देखिए, सेवा पाठ्यक्रम सामग्री, सेवारत के बारे में हमने बात की। ये रह गया है क्या? चलो डिस्कस कर लेते हैं अगर रह गया है तो। परत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग में सेवारत यानी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है। तो
हैं, तो उसका एक पूरे साल का खाका बनाना, कार्य योजना बना DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट का। ठीक, फिर आया आपका शिक्षकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जिस भी रिसोर्स की जरूरत है वहां पर उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, ये सेवा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग में आएगा। इसके अलावा टाइम टू टाइम मीटिंग्स का आयोजन करना, कि अगर जिले तो लाल पड़ गया तो पर वो नहीं हो रहा। म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दे जो लोग बात कर रहे हैं। जिले की समस्याओं के समाधान के लिए टाइम टू टाइम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना और शिक्षकों से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको इकट्ठा करना। आप ये देखो, जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करना, डेटाबेस तैयार करना उसका इंपॉर्टेंट काम है। चाहे वो प्री सर्विस का डेटा हो, वो उसका काम है। इन सर्विस का ये है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट नॉन फॉर्मल पे जाएगी। इसके अलावा आपका और कहीं जहां पे भी जिस भी क्षेत्र में है वो वहां का डेटा इकट्ठा करेगा। नियोजन एवं प्रबंधन विभाग है, वो सभी चीजों का डेटा इकट्ठा करेगा। यानी प्री सर्विस वाले प्री सर्विस से रिलेटेड, इन सर्विस वाले इन सर्विस से रिलेटेड, नॉन फॉर्मल से रिलेटेड आपकी DRU हो गई, और उसके अलावा नियोजन एवं प्रबंधन विभाग तो ऑल ओवर हर चीज का डेटा इकट्ठा करेगा। ठीक है ना? हाँ, और कोई चीज रह तो नहीं गई है? ये बाकी रह गया। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम ये PDF आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा अभी। हाँ, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संरचना, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की संरचना, यानी कि कितने टीचर्स होंगे, कितना एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ होगा, उसकी बात करेंगे। इसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके अलग अलग काम हमने पढ़े, उनके बीच समन्वय हो रहा है, वो बात करेंगे। ये तो दो छोटे टॉपिक हैं, लेकिन मेन ये थोड़ा लेंथी टॉपिक होंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है और खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है। ठीक है? हेलो मैम। ओके। हेलो मैम। हाँ हाँ मैम, ये कह रही थी जो आपने पहले पढ़ाया है जो NCERT और SCERT वाला, वो आएगा क्या? 6 तारीख को पेपर है जो। हाँ वो तो आएगा ना, ये नहीं आएगा। डाइट वाला टॉपिक नहीं आएगा ना मैम? NCERT, NCTE और SCERT, ये तीनों टॉपिक आएंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंड बाय। मैम हमारी अटेंडेंस कब दिखाई जाएंगी? आपके पास पहुंच जाएंगी आज इवनिंग में या कल, जब भी। नोटिस तो हो ही रहा है। तो ठीक है, ओके।